हेलो हेलो ओके। तो देखो सेकंड क्लास है हमारा आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। आज का टॉपिक होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, तो प्रॉपर्टीज का मतलब जानते ही हो कि उसमें एसिड का क्या क्या उसका क्वालिटी है। एक तरीके से ये कह सकते हो कि इंटरनल क्वालिटीज है ना, वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। आ रहा है बात समझ में? जैसे क्वालिटीज प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा क्या प्रॉपर्टी है, तो तुम बोलो कि हम शांत रहने वाला लड़का है या लड़की है। हम आई कैन रन फास्ट, ये तुम्हारा क्वालिटीज है। तुम अच्छे नेचर के हो, तुम ये सारा चीज, तो वो सब तुम्हारा क्वालिटीज कहलाता है। उसी तरीके से कंपाउंड्स में सब्सटेंसेस का भी अपना इंटरनल क्वालिटीज, दैट इज उसको क्वालिटीज नहीं प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला, एसिड्स का सबसे बेसिक फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है सोर। अगर तुमको यहाँ पे लेमन जूस, अगर यहाँ पे अगर एक 500 आई मीन 50 ml लेमन जूस कलेक्ट कर लेते हैं और तुमको दिखाएंगे, तो देख के थोड़ी पता चलेगा कि ये सोर है, स्वीट है, बीटर है, थोड़ी पता चलेगा। सो उसको तुमको टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। अच्छा ये तो सोर है, ऐसे बोलोगे, है ना। तो दैट इज द प्रॉपर्टी। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड फंडामेंटल, ये तो पता ही होता है हम सभी को। और ओके, सो हम लोग उसी को लिखेंगे प्रॉपर्टीज में। नंबर 1 कि लिखो कि एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। जो खट्टा वाला टेस्ट होता है उसका ये बेसिक फंडामेंटल होता है प्रॉपर्टीज। ओके, सेकंड, ये देखो सेकंड प्रॉपर्टी एक्चुअली में जब हम लोग पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स जब पढ़ेंगे ना, तब हम लोग वहाँ डिटेल में सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि एसिड पढ़ रहे हैं तो ये बात तो कंफर्म ही है कि हम लोग यहाँ पे ज़रूर करेंगे। जैसे टेस्ट करते हैं हम लोग, मान लो टेस्ट क्या होता है समझो पहले। जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, ये हम लोग पता लगाते हैं उसके, तो एक टेस्ट करते हैं। दैट टेस्ट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी टेस्ट। लास्ट डिजिट 02468 रहता है तो 2 से डिविजिबल हो जाता है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इफ डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल। तो ये सारा डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। इन द सेम वे अगर मान लो कि हम तुम लोगों को ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब में 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, 3 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है और एक में बेस है और एक में वाटर है। ओके, लेकिन यहां पे किसी में भी लेबल्ड नहीं है कि किसमें कौन सा लिक्विड है। ऑल लिक्विड्स आर ट्रांसपेरेंट। या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, अगर मान लो सपोज कोई कलर भी है तो ये ट्रांसपेरेंट वाला टेस्ट ट्यूब नहीं है। Ultimately, you have liquids in all these 3 tubes, or all are transparent, but you actually don't know कि which liquid is acid, which liquid is base, और फिर water। नहीं पता है, देख के तो नहीं बता सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मिनरल एसिड हुआ तो, क्योंकि मिनरल एसिड को टेस्ट नहीं किया जाता है, तो टेस्ट भी नहीं कर सकते और देख के पता भी नहीं चल रहा है। तब फिर पता कैसे लगेगा? पता कैसे लगेगा? उस पता करने के लिए हमारे पास होता है एक टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस टेस्ट। क्या बोलते हैं? लिटमस टेस्ट। और ये तुम लोग जानते हो, क्लास 7 से ही ये सारा चीज हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं टेस्ट के बारे में, कि 2 तरह का पेपर होता है ना। लिटमस पेपर जो होता है 2 तरह का होता है, एक रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है ना। रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू, BLUE, ब्लू लिटमस पेपर।
ये दो तरह का पेपर होता है। अब क्या करेंगे, हमको तो नहीं पता कि कौन सा क्या है। मान लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब 1 है, ये टेस्ट ट्यूब 2 है और ये टेस्ट ट्यूब 3 है। मान लेते यहाँ पे अभी तो फिलहाल लेबल्ड था, इसे हटा दिया, पर इतना पता है कि इसमें से कोई एक एसिड है, कोई एक बेस है, कोई एक वाटर है। हमको तो पता ही नहीं कौन सा क्या है। तो इस टेस्ट ट्यूब 1 को लिए और दोनों ही पेपर पे ड्रॉप करेंगे उसका एक एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप, है ना। तो हम क्या किए, ये मेरे पास रेड लिटमस है ना, रेड लिटमस है। अब इस 1 को इस पे 1-2 बूंद इसमें ड्रॉप कर दिए, है ना, पेपर पे। अब ये पेपर ऑलरेडी रेड है और इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। बोले यार कोई चेंज नहीं दिखा, ओके। अब ब्लू वाला जो पेपर है, ब्लू वाले पेपर पे जो टेस्ट ट्यूब 1 है उसका 2 ड्रॉप लिए और ब्लू वाले पेपर पे उस पे डाल दिए। तो जितना, जिस पोर्शन पे, जितना एरिया पे वो लिक्विड फैला, उतना एरिया ब्लू से रेड हो गया। अच्छा, ब्लू से रेड हो गया, ब्लू से रेड हो गया। रेड इज द सिग्नल ऑफ डेंजर थिंग्स, रेड इज द सिग्नल ऑफ डेंजरस थिंग्स। नहीं तो बोले यार रेड आ गया, डेंजरस चीज है। अच्छा, एसिड है ये। इसका मतलब एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी। आया बात समझ में। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, एसिड्स टर्न blue litmus to red, blue litmus to red, okay. थर्ड नंबर, जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़े थे क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर वेर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, याद करो। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, और एक फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। वेरी गुड। तो इन 5 में से 4 को हटा देते हैं। सबसे नंबर 1 को याद करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता था, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कब होता था, याद है? चलो तुम लोगों को याद दिलाते हैं। बस 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 हो गया बाबू, रहने दो। आधा आधा याद करके आता है, याद भी नहीं किया है बस। हाँ, ऐसे कोनिकल फ्लास्क लिए थे हम लोग और इसमें हम लोग कुछ टुकड़ा रखे थे। कौन सा टुकड़ा था, याद है? जिंक वाला, जिंक। और यहां जो तुमको लिक्विड दिखाई दे रहा है वो कौन सा लिक्विड था? हाँ, कॉन्क, या फिर डाइल्यूट भी हो सकता है, H2SO4 ना। हाँ, तो जिंक जो है रिएक्ट किया था H2SO4 के साथ, तो क्या हुआ था, क्या हुआ था? जिंक, देख ले भाई, जिंक सल्फेट बना था, जिंक सल्फेट बना था और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था? तो यहां पे अगर ये इसका लिंक यहां प्रॉपर्टी से क्या है? अरे भाई H2SO4 क्या है? एसिड है ना, एसिड है। तुम बोलोगे कैसे एसिड है? बोलेंगे टेस्ट कर लो, लिटमस टेस्ट, ब्लू पे ड्रॉप करो इसका 1-2 ड्रॉप लेकर के, देखो ब्लू को रेड में करेगा, समझ जाना H2SO4 इज अ कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज एन एसिड। तो ये मेटल, अब मेटल के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे एसिड के बारे में, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एसिड के लिए, तो एसिड के रिगार्डिंग जो भी चीज होगा वो पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो बोलेंगे जानते हो एसिड ना जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और ये कंफर्म 100% बात है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या एक स्पेशल चीज होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता ही है, होता है कि नहीं? यस एग्जैक्टली। हम लोग यहाँ चेंज भी किए थे, आयरन भी लिए थे, मैग्नीशियम भी लिए थे कि नहीं लिए थे? आ रहा बात समझ में? इसका मतलब प्रॉपर्टीज हो गया ना, क्योंकि तुम कोई भी मेटल लोगे तो ये कभी नहीं छोड़ेगा, ये बोलेगा हम तो इवॉल्व होंगे ही।
तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन गैस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जिंक आ रहा है या कैल्शियम आ रहा है या मैग्नीशियम आ रहा है, कौन सा मेटल आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा अगर एसिड में मेटल, अगर एसिड के साथ मेटल रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन गैस। तो ये एकदम कंफर्म वाला बात हो गया, ये 100% होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा ही होगा। दिस मीन्स दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड कि ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो ये प्रॉपर्टीज बन गया कि होता ही है, उसका इंटरनल क्वालिटी है, वो प्रॉपर्टी है एसिड का कि वो हाइड्रोजन को इवॉल्व करवा देता है जैसे ही वो मेटल के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एंड इट इज 200% सत्य है ये, नहीं? चलो लिखो, लिखो एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, एसिड acids react with metal, react with metals to form क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन गैस, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। चाहो तो ये वाला रिएक्शन दिखा सकते हो, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, याद है ना? तो यहां पे ये स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना तुम लोग, है ना? स्ट्रक्चर क्या होगा कि जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? हाँ, एक तो ये सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट के साथ, हाँ आया बात समझ में? अरे गैस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन लिख दो, वो तो गैस ही है। हो गया, हो गया, हो गया, मिटा दे। 3 नंबर तक तो हो गया ना, मतलब 4th नंबर करते हैं। लिखो कि पहले देख लो यार, थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक कंटेनर लिए, ठीक, और इस कंटेनर में वाटर ले लिए। क्या ले लिए? वाटर। ओके, ओके, अब इसमें क्या करना है? एसिड इसमें मिक्स करना है, ठीक है? और ये सही तरीका है, एसिड को ही वाटर में मिक्स किया जाता है। ये हम लोग लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। तो मान लेते कि इसमें कोई एसिड डाल रहे हैं, कौन सा एसिड डाल रहे हैं? मान लेते हैं HCl, ठीक है? जैसे ही HCl इस पानी में तुम डालोगे, HCl अपने आप को तोड़ लेगा, बिखर जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है? और वो टूटेगा, तो टूटेगा ना, तो ये पहले हम तुम लोगों को बता देते हैं, क्लास 9th में तुम लोग कंपाउंड्स पढ़े हो। कंपाउंड्स 2 तरह का होता है। कंपाउंड्स 2 तरह का होता है, एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है और एक आयोनिक कंपाउंड होता है। कोवेलेंट, आयोनिक, कोवेलेंट, आयोनिक। कोवेलेंट में शेयरिंग करके कंपाउंड्स बनता है और आयोनिक में इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन करके बनता है, ठीक है? चार्जेस, वेरी गुड। आयोनिक का मतलब ही होता है आयंस,
जैसे ही आयोनिक कंपाउंड वाटर में जैसे डिसॉल्व करोगे, ठीक है, ये खुद को तोड़ लेगा और वो आयंस अलग अलग हो जाएगा। जैसे ही इसमें आ जाएगा एक H प्लस और आ जाएगा Cl माइनस, ये सेपरेट हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसको बोलते हैं H प्लस आयन, इसको बोलते हैं Cl माइनस आयन। दोनों ही आयन्स है, हाँ वो अलग बात है, एक कटायन और एक अनायन है, ठीक है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। हमको ये बताओ क्या ये चार्जेस फ्री है क्या? ऑब्वियसली फ्री है, ऑब्वियसली फ्री है। और जैसे ही चार्ज मूव, चार्ज अगर रेस्ट में है, एकदम बैठा हुआ हौले वाले ऐसे अपना मस्त है एकदम, तो करंट नहीं है। व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? चार्ज जो है ना, चार्ज जैसे ही भागना शुरू करेगा ना, उसके भागने के कारण, दौड़ने के कारण, और ये बात ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए उस चार्ज का, एक फिक्स्ड डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब उसको एक मंजिल मिल जाएगा और वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करेगा। कौन? आयंस, चार्ज। और जब आयन या फिर चार्ज, एक ही बात है, जब वो दौड़ना शुरू करेगा तो उसके दौड़ने के कारण करंट पैदा होता है। ठीक है, क्या पैदा होता है? करंट। तो यहां पे चार्जेस है ना, चार्जेस है ना, तो ये भागेगा इधर से उधर। क्यों भागेगा? क्योंकि हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तब तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे कि आखिर चार्ज अभी इधर उधर रैंडमली घूम रहा, तो फिर ये भागना शुरू क्यों किया? एक टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जब ये टॉपिक पढ़ोगे ना, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तब समझ में आएगा कि आखिर चार्ज भागना शुरू क्यों करता है। अभी इतना फिलहाल समझ लो कि H प्लस और Cl माइनस मिलता है, जैसे ही वाटर में इसको हम लोग ऐड करेंगे तो H प्लस मिलेगा और ठीक है, और Cl माइनस मिलेगा। एंड ड्यू टू दीज आयंस, इसका मतलब ये जो है इस लिक्विड में अब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस हैं, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोलाइट्स और यू कैन से आयंस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। भले ही यहाँ पे वायर नहीं है, बट करंट को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? आयन चाहिए, चार्ज चाहिए, और चार्ज है यहाँ पे, बस। और क्या? करंट उधर से उधर फ्लो होगा। मतलब यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि एक बैटरी कनेक्ट कर ली हो और बैटरी से यहाँ पे एक बल्ब यहाँ पे फिट कर लिए हो ऐसे। अब ये इधर से ये प्लस, ये वाला वायर यहाँ पे पानी में डुबा दो और ये वाला भी यहाँ पानी में डुबा दो। वायर कनेक्टेड तो नहीं है, बट स्टिल दिस बल्ब विल ग्लो करेगा। इसका मतलब क्या हो, यहां से यहां करंट तो जा रहा है ना, तो क्यों? इस H प्लस Cl माइनस की वजह से। तो इसका मतलब क्या होता है? एसिड वाला सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। कोई पूछेगा क्यों? बोलना उसमें आयंस है, उस लिक्विड में, है ना। क्योंकि एसिड जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होता है वो डिसोसिएट हो जाता है। किसमें डिसोसिएट होता है? आयंस में डिसोसिएट होता है, और वो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है। आया बात समझ में? चलो लिखो, अब लिखो 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 कि एसिड सॉल्यूशन, एसिड्स सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बगल में लिख लो ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इसी को आयंस भी बोल सकते हो, आयंस। हो गई, हो गई। हाँ, ड्रॉ कर रहे, करो, कर लो, कर लोगे। देखो फिगर रहेगा ना कॉपी में, देखते ही समझ जाएगा चीज को। हाँ, व्हाट्स हैपनिंग?
समझ आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब तुम लोग बना लेगा यार, दिमाग में छप गया होगा ड्राइंग में। नहीं छपा है? फिफ्थ नंबर, बल्ब। बल्ब ऐसे बनाया जाता है कि नहीं? चलो देखो तो, स्टॉप राइडिंग। देखो अब तुम लोगों को यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हम याद करवाएंगे, ओके? और ये स्ट्रक्चर जो होगा वो एसिड से रिलेटेड होगा, ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टीज एसिड का होगा, ठीक है? तो करना क्या है कि जब कभी भी ये जो एसिड है वो अगर ये रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल के साथ। तो देख लिए हम लोग, मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? मेटल, जगह नहीं है ना, मेटल कार्बोनेट के साथ। ये जो एसिड है ये वाला, ये मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा ना, तो पता है क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा सॉल्ट और बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनाएगा H2O। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी बताए थे स्ट्रक्चर, है ना? और साथ में यही वाला एसिड जो है, अगर कभी भी मेटल कार्बोनेट के साथ नहीं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट कर लिया ना, तो क्या बनाएगा? तब भी वही बनाएगा, सॉल्ट ही बनाएगा, CO2 गैस ही बनेगा, और H2O वाटर ही बनेगा। तो ये तुम लोगों को याद रखना होगा। ये स्ट्रक्चर है बाबू, फॉर्मूला है कह सकते हो। जैसे बोलते हैं सर रिएक्शन नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ आया? अरे स्ट्रक्चर याद रखो यार, कि एसिड है और मेटल कार्बोनेट है, तो एकदम आंख बंद करके ये तीन प्रोडक्ट बनाना है। इस तीन के अलावा दो नहीं बनाना है, चार नहीं बनाना है, तीन बनाना है, सॉल्ट, CO2, H2O। समझे कि नहीं समझे बोलो? तो ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखना है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड अगर रिएक्ट करता है, इससे के साथ करेगा या तो इसके साथ करेगा, तो यही प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट CO2 H2O, सॉल्ट CO2 H2O। समझ में आ गया? स्टेटमेंट लिख लो। अब इसी का स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट विल फॉर्म दीज थ्री थिंग्स। ओके, लिखो बाबू, लिखो लिखो लिखो। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, या फिर लिख लो एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी यही वाला होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। टू फॉर्म यहां पे देखना क्या लिख रहे हैं, टू फॉर्म, यहां स्ट्रेस दिया गया है इस बात पे, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हो, फॉर्म तो वैसे तीन चीज हो रहा है, सॉल्ट, H2O, CO2, लेकिन इस पे एकदम कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखा गया है। तो ये बात तुम लोगों को याद रखना है ना? हाँ, कि कभी भी एसिड जो है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात पे स्ट्रेस दिया गया है, हो सकता है इसका इंपॉर्टेंस है, हो सकता है क्या है ही इंपॉर्टेंस, इसलिए इस पे स्ट्रेस दिया गया है। ओके,
चलो तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे अभी। ओके, हाँ क्या? नहीं, मेनली यही लिखेंगे। वो तो अलोंग विथ दिस सॉल्ट और H2O तो फॉर्म हो रहा है ना, ये तो स्ट्रक्चर में लिखवा दिए, पर हम क्या बोले तुम लोग सुनाई नहीं दिया? स्ट्रेस देना है, हाँ, इसको इंपॉर्टेंस देना, वैल्यू, अटेंशन। हाँ, तो एग्जाम्पल एक इसका देखेंगे और एक हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट वाला देखेंगे। तो सबसे पहले मेटल कार्बोनेट वाला एग्जाम्पल, तो सोडियम कार्बोनेट तुम लोग जानते हो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये होता है हमारा मेटल कार्बोनेट हो गया। दिस इज द मेटल कार्बोनेट, व्हाई? एज यू कैन सी दिस एंड सोडियम इज मेटल एंड दिस इज कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है ये। और तुम लोग जानते हो कि 2 क्यों आया होगा, क्योंकि कार्बोनेट CO3 का वैलेंसी 2 है, तो ये इधर, और Na का वैलेंसी 1 है, इसलिए CO3 होल ब्रैकेट पे 1, और 1 को लिखा नहीं जाता है, तो मेटल कार्बोनेट हो गया। प्लस एसिड, तो यहाँ पे एसिड लेंगे, तो एसिड में क्या ले लेंगे? HCl ले लेते हैं। ओके, HCl। अब यहां पे मेटल कार्बोनेट है और इधर HCl है, हमको नहीं पता भाई कि क्या, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि क्या बनेगा। हम स्ट्रक्चर जानते हैं कि नहीं जानते हैं? स्ट्रक्चर जानते हैं ना, सॉल्ट, वाटर और CO2। सॉल्ट बनाएंगे, सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl बनेगा, सॉल्ट NaCl, कॉमन सॉल्ट NaCl। हमको नहीं पता क्या बनेगा नहीं बना, हमको स्ट्रक्चर याद है, सॉल्ट NaCl बना दिए, सॉल्ट बन गया। और दो चीज साथ में बना दो एकदम आंख बंद करके, CO2 प्लस H2O, बात खत्म। ठीक है, आया बात समझ में? अब बाकी देख लो ये बैलेंस्ड है कि नहीं, तुम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुका है, एकदम बैलेंसिंग करो एकदम फटाफट। उधर सोडियम 1, इधर सोडियम 2, ले सबसे पहले यहां 2 लगेगा, यहां लगेगा 2, लगेगा कि नहीं लगेगा? उसके बाद Cl उधर 2 गया, यहां पे Cl 1 है, यहां पे 2 लगेगा। हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, हाइड्रोजन वहां 2 है, C1O3, C1 और 2 और 1 3, देखो हो गया। बाकी अगर तुम लोग को और स्टेट लिखना है क्या, सोडियम कार्बोनेट का स्टेट क्या होता है, HCl का स्टेट क्या होता है, NaCl का स्टेट क्या होता है, CO2 का क्या होता है, H2O का, वैसे जरूरी नहीं है, छोड़ दो उसको। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे इसका, ये वाला। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये इसका था, अभी हम लोग लिखने वाले हैं इसका, यहां पे एग्जाम्पल देख रहे हो बाबू, आ रहा बात समझ में? हाँ एकदम डिट्टू, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे क्या लेंगे? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक इस बात का ध्यान देना, मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इस हाइड्रोजन को हटा दो और यहां लिख दो Bi, तो वही मतलब है, बाय का मतलब भी हाइड्रोजन ही होता है। आगे बात समझ में? तो यहां मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, तो ये क्या होगा? NaHCO3, NaHCO3। ए बाबू लोग देखो देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मेटल है ना, Na, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ, तो एसिड लेना ही पड़ेगा हमको, HCl ले लेते हैं, एसिड ले लिए। हमको नहीं पता, हम देखेंगे अरे मेरा रिएक्टेंट में क्या क्या है, मेरा रिएक्टेंट के साइड हमको दिखाई दिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड, हमको पट्ट से एकदम स्ट्रक्चर याद आएगा, अरे सॉल्ट बनता था, CO2 बनता था। पहले तो ये वाला लिखेंगे CO2H2O, क्योंकि बचपन को यही वाला याद रहेगा, सॉल्ट वाला तो याद नहीं रहेगा। तो सॉल्ट क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो, सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट। बाकी देख लो बैलेंस्ड है कि नहीं। अरे नहीं नहीं, हाँ एक मिनट, क्या ही कर रहे हैं? NaCl, सॉरी सॉरी सॉरी, NaCl। अच्छा, C थोड़ा कैपिटल लिखना है यहाँ पे, छोटा नहीं लिखना है। ओके, NaCl। एक्साइटेड स्टेट में हम भी चले जाते हैं। अब देख लो बैलेंस्ड है कि नहीं। Na इधर एक, Na उधर एक, Cl इधर एक, उधर Cl एक, हाइड्रोजन उधर 2 है, यहां पे 1 है, तो अब यहां लगेगा 2, जिसके कारण सोडियम हो गया 2, तो यहां भी लगेगा 2, क्लोरीन हो गया 2,
तो क्लोरीन के कारण यहाँ 2 लगाए पड़ेगा। हाइड्रोजन हो गया 2 और इधर हाइड्रोजन हो गया 2, 4, तो यहाँ लगाए पड़ेगा 2, 4। ऑक्सीजन हो गया 2 और इधर 2, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। गड़बड़ा गया रे, 6 ऑक्सीजन ना, तो 3 लगा दे क्या कार्बन में? अरे गड़बड़ हो गया, बैलेंस करो यार, बैलेंस करो। अभी तुम लोग नहीं बैलेंस करो ना, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया ना। ऑक्सीजन 2 और उधर एक 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन उधर 2 है ना, तो हाइड्रोजन 2 करने के लिए, अरे इधर भी हाइड्रोजन 2 है यार, यहाँ हाइड्रोजन 1 और यहाँ हाइड्रोजन 2, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Na1 Na1, H2 H2, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन टोटल 3, 2 और 1 3, हाइड्रोजन काउंट हो चुका है, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड है यार। चलो ठीक है, आया बात समझ में? चलो वेरी गुड, ये हो गया, ये हमारा 5th प्रॉपर्टीज हो गया। चलो मिटा दे। यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, उसी के नीचे लिखना है, लिखो तो, व्हाट इफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस that is CO2 passes through lime water, जिसको लाइम वाटर को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, CaOH2 ना, इसको लाइम वाटर बोलते हैं। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ओके, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो हाँ यही है क्वेश्चन, अब तुम लोग इसका जवाब दोगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं चैप्टर 1 में। बोलो बोलो, थ्रू GH, देख लो यार, इसका जवाब दो जल्दी से। अरे यार कितना ही मिस्टेक कर रहे, लाइम वाटर होगा। तो यहां पे मेरे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर। इसके इस वाटर इस लाइम वाटर के थ्रू क्या पास करवाना है, CO2 गैस। तो याद नहीं आ रहा है क्या, क्या फॉर्म होता था, CO3 फॉर्म होता था ना, कैल्शियम कार्बोनेट, बोलो बोलो। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे, ये जैसे ही गैस पास होता है तो ये जो लाइम वाटर है, ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन तैयार होता है ये, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो पीपीटी होता है, कैसा कलर का, वाइट कलर का पीपीटी होता है। इसीलिए तो लाइम वाटर टर्न्स इन मिल्की कलर, मतलब वाइट कलर। तो वाइट बनाना हो अगर लाइम वाटर को वाइट कलर का बनाना है तो क्या पास करवा दोगे, CO2 पास करवाना है। आया बात समझ में, ये फालतू सब नहीं, ठीक है।
तो CO2 गैस पास करवा दोगे लाइम वाटर में तो क्या, तो लाइम वाटर कैसा दिखना शुरू हो जाएगा? बोलो बोलो, वाइट कलर का, है ना? ये याद आ गया? और ये हमारा होता है वाइट पीपीटी। ओके, यही होता है। तो जिसके कारण से हमारा जो लिक्विड होता है, जिसके कारण से हमारा लिक्विड होता है, इस वाइट पीपीटी के कारण वो सॉल्यूशन पूरा एकदम वाइट हो जाता है। आ रहा बात समझ में? ओके, अब यहां पे एक और क्वेश्चन है कि अब क्या कर रहे हो ना, एक्सेसिवली CO2 तुम पास करवाए जा रहे हो। मतलब थोड़ा सा CO2 पास करवाए, एंड ड्यू टू दैट रीजन तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दैट इज लाइम वाटर जो है वो मिल्की कलर ले लिया, टर्न्स इनटू मिल्की, बट अब नाउ यू स्टॉप्ड CO2 गैस, अब वो पास नहीं कर रहा है। लेकिन व्हाट इफ अगर हम उसको CO2 को और देते रहे, उस लाइम वाटर को दे ही रहे, तो पता है क्या होता है? और ज्यादा CO2 देने के कारण कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। सुन लो, पहले कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। अब एक्सेसिवली तुम CO2 और पास करवाए जा रहे हो, तब यहां पे ये कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉल्युबल नहीं होता है, तभी तो पीपीटी लिखा हुआ है ना। लेकिन एक्सेसिवली CO2 दोगे ना तो फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दैट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पीपीटी विल स्टार्ट डिसॉल्विंग इनटू द वाटर, एंड अगेन द मिल्की कलर जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब। क्यों? क्योंकि डिसॉल्व हो गया ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही कन्वर्ट हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो कि उसका नेचर होता है डिसॉल्व होना, वो डिसॉल्व हो जाता है। आई मीन वो गायब। जैसे चीनी कैसे डिसॉल्व करते हो? चीनी दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डिसॉल्व हो जाता है, और फिर से वो व्हाइट कलर वाला पानी, मिल्की कलर जो होता है, वो गायब हो जाएगा। तो तुम किसी को जादू करके दिखा सकते हो। देखो, तुम लोग ले लेना लाइम वाटर में CO2 गैस पास करवाना, दूध हो गया, दूध कलर हो गया, मिल्की कलर हो गया, और एक्सेसिवली तो उसको बताना नहीं कि इधर से हम नीचे से उसको CO2 दे रहे हैं। एक्सेसिवली दिए जा रहे हो, ये मिल्की कलर फिर वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सामने वाला, अरे क्या हो गया भाई? तो दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज साइंस। ओके, आगे बात समझ में? आगे लिख लेते हैं हम लोग उसको। तो यहां पे एक क्वेश्चन तुम लोग लिख लोगे, है ना, कि व्हाट इफ करके, कि व्हाट इफ यहां क्वेश्चन ऐड कर लेना, व्हाट इफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, ये तो ऊपर वाला हम लिख चुके, वही लिख रहे हैं। what if in case of अरे ये हम गलती से इसी को कॉपी कर रहे थे, नीचे वाला देखे नहीं है। what if in case of लिखो, what if in case of excess of carbon dioxide gas is passed through lime water। हाँ, passed through lime water। अगर एक्सेस, इस वर्ड पे थोड़ा स्ट्रेस देना है हम लोगों को, इसीलिए यहां लिखा हुआ है एक्सेस। मतलब पास थोड़ा सा नहीं करवा रहे, पास हो चुका है, लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट भी हो गया उसका कलर, अभी हम स्टिल आई एम अलाउइंग टू पास द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दैट लिक्विड, है ना। मिल्की कलर में चेंज हो चुका है, और तब भी हम CO2 को पास किए जा रहे। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सेस।
ठीक है, कि क्या होगा, व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो गया है यहाँ पे, फिर भी हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को और पास करवाए जा रहे हैं, तब क्या होगा। तो इसका स्टोरी ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट के बाद अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेचर होता है वो क्या, सॉल्युबल होता है इन वाटर, सॉल्युबल होता है इन वाटर, पानी में वो घुल जाएगा, वाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा। बस आया बात समझ में, लिखो। देन द व्हाइट पीपीटी फॉर्म फर्स्ट, आंसर है इसका, यहां आंसर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, लाइम वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी formed first and then dissolved due to the formation of soluble salt, formation of soluble salt soluble salt, calcium hydrogen carbonate, calcium hydrogen carbonate। इसका फॉर्मूला लिख लो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है हमारा सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, लिख लिए। तो तुम लोग देख लो, पहले की एक्सेस करवाएंगे तो पहले तो व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ स्टार्टिंग में, और फिर एक्सेसिवली पास करवाते रहे, तो ड्यू टू दैट रीजन तुम्हारा एक सॉल्युबल वाला सॉल्ट फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है उसका, फॉर्मूला ये होता है, और ये सॉल्युबल है जिसके वजह से वो घुल जाएगा और पानी में, अब पीपीटी तो रहा नहीं, वही ना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, तो वो फिर ये मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा, फिर से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और रिएक्शन ये है, लिख लो कि कैल्शियम कार्बोनेट पहले फॉर्म हुआ था, इसमें हम लोग एक्सेसिवली CO2 पास करवाते रहे, तो फिर बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। और इसके नीचे लिख लो सॉल्युबल इन वाटर, इसका नाम भी लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये लिख लो सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर भी ऐड कर देना, प्लस H2O, ठीक है, ये होगा ना तभी तो लिक्विड होगा। चलो समझ में आ रहा है, बोलो बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है फर्स्ट हाउ, तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है ना फर्स्ट, तो डोंट वरी, पहले ये होता है, एंड देन ट्राई टू लर्न दिस लैंग्वेज। आई नो व्हाट इफ, तो फिर सिर्फ ये लिखना चाहिए ना,
लेकिन स्टोरी स्टार्टिंग बिगिन यहां से हो रहा है ना, बिगनिंग। ये बताना जरूरी है कि पहले क्या हो रहा है। एक्सेस दे रहे हैं बट एक्सेस से पहले CO2 पास हो रहा है ना उसमें। हम इसका जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब एक्चुअली में ये है, बट यू हैव टू मेंशन दैट कि व्हाट इज हैपनिंग। ओके, एक ही लाइन का तो है कि पहले ना ये हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है व्हाइट पीपीटी, और फिर वो एक्सेस का जवाब मिलेगा हमको कि अच्छा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल वाला सॉल्ट फॉर्म हो गया, जिसके कारण से वो पानी में घुल गया, तो फिर वो व्हाइट कलर डिसअपियर हो गया। आ रहा बात समझ में? कोई है जो मार्क्स वो काटेगा तुम्हारा? ऐसा नहीं होता है। यहां तक हो गया? चलो हम ना काहे ना हाँ हाँ नहीं लिखवाए। जितना लिखवाए वो काफी है, छोड़ दो। क्या? नहीं ठीक है, वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन लिखवा दिए ना उसमें, इज सॉल्युबल इन वाटर। अरे सुनो तो, अच्छा लिखो, एंड बिकॉज ऑफ दैट, वो जो क्वेश्चन लिखवाए थे कि इन केस ऑफ एक्सेस CO2 वाला में, तो उसका जो आंसर था उसमें एक लाइन ऐड कर दो, एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉल्युबल सॉल्ट, एंड बिकॉज ऑफ, सुनो यार ध्यान से लिखो बस, एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, calcium hydrogen carbonate, because of that soluble salt water becomes colorless again। हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो तो ब्रैकेट में लिखना था, नाम है ना वो। भाई तुम लोग आराम से सुनो ना यार, तब तो तुम लोग लिखेगा। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम चुपचाप लिखो। हम सब कुछ बोल रहे हैं, तुम लोग ये उधर से बोल रहा है, इधर से, तो कहां से होगा? शुरू फिर से हम बोल रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉल्युबल सॉल्ट, ब्रैकेट में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो फॉर्म हुआ है, ये सॉल्युबल तो बता ही दी, एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉल्युबल सॉल्ट वाटर बिकम्स कलरलेस, वाटर बिकम्स कलरलेस अगेन, जो पहले मिल्की था वो फिर से वापस कलरलेस हो गया। वाटर बिकम्स कलरलेस अगेन लिखना जरूरी है, ठीक है? हो गया। देखो यहां पे क्या लिखा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिस। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस, अब बेस क्या होता है, बेस जब स्टार्ट करेंगे तो पढ़ाएंगे, बस अभी इतना फैक्ट के तौर पर याद रख लो। ALKALIS है बाबू। अल्कलीज क्या होता है, बेस को ही अल्कली बोलते हैं, बट दोनों में फर्क है ना? अल्कलीज वो सारे बेसिस को बोलते हैं जो पानी में डिसॉल्व होता है,
और वो वाला बेस जो पानी में नहीं सॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता है, उसको अल्कली नहीं बोलना है, उसको बेस बोलना है। और वो सारा बेसिस जो पानी में घुल सकता है, तो उन बेसिस को एक और नाम देते हैं कि बाबू तुमको प्यार से अल्कली बोलेंगे क्योंकि तुम पानी में घुल जाते हो। ठीक है, आया बात समझ में? हाँ, तो वो सारे बेसिस जो पानी में घुल जाता है उसको अल्कलीज बोलते हैं। तो एसिड जब कभी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। क्यों? अब बताते हैं क्यों। क्योंकि एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, वो अपना नेचर शो करता है कि हम सोर हैं और हम ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बेस जब पढ़ेंगे तब वहां पे बताएंगे कि बेस का उल्टा, वो समझ लो एसिड का ऑपोजिट बेस है। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है, और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। ऑपोजिट ऑपोजिट, मतलब दोनों अड़ा हुआ है कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाएगा ना, तो एसिड एसिड नहीं रहेगा, बेस बेस नहीं रहेगा। मतलब एसिड बेस को बोलेगा भाई तू मर, और बेस बोलेगा एसिड को कि तू भी मर। दोनों एक दूसरे को मार देगा डेड। एसिड एसिड नहीं रहा, बेस बेस नहीं रहा। जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो नया प्रोडक्ट ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। अच्छा, इधर तो एसिड रिएक्टेंट में एसिड और बेस लिए थे, पर जो सब्सटेंस नया फॉर्म हो रहा है वो एसिडिक नहीं है और वो बेसिक भी नहीं है। तो क्या ये नहीं बोल सकते कि न्यूट्रल हो गया? And that's why this reaction is called neutralization reaction. This reaction is also known as neutralization reaction. न्यूट्रल हो गया ना, एक दूसरे को, एक दूसरे का इफेक्ट, एक दूसरे का स्ट्रेंथ को न्यूट्रल कर दिया ना। तुम एसिड अब एसिड नहीं रहा और बेस अब बेस भी नहीं रहा, न्यूट्रल हो गया, सॉल्ट बन गया, एक नया चीज बन गया जो कि सॉल्ट मतलब नॉट एसिड नॉट बेस नॉर बेसिक और आई मीन नाइदर एसिड नॉर बेस। ठीक है, तो वो लिखो यहां पे स्ट्रक्चर कि एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, और साथ में बनता है वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर लिख लो, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं। एसिड में ले लेते हैं HCl, बेस में ले लेते हैं NaOH, तो बनेगा हमारा NaCl और बनेगा H2। ठीक है, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, और ये सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया। और ये देख सकते हो बेस, आई मीन जो स्ट्रक्चर है उसी के बेसिस पे रिएक्शन किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक लिखेंगे स्टोरी, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में लिखेंगे, क्योंकि एसिड जो है बेस के इफेक्ट को और बेस जो है एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, यहां दोनों न्यूट्रलाइज कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, लिखो वही स्टोरी लिखेंगे हम लोग। हेयर एन एसिड, हेयर एन एसिड and a base neutralize each other's effect, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहा है, ये लोग न्यूट्रलाइज कर रहा है। सो द reaction between an acid and a base to form salt and water is called a neutralization reaction. Neutralization reaction.
ठीक है, समझ में आ गया ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है ये लोग, इसलिए। एसिड अब एसिड नहीं रहा, बेस अब बेस नहीं रहा, दोनों खत्म, न्यूट्रल। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई पूछेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो बोल देना कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस it forms salt and water, and here we clearly see that acid and base both neutralizes each other's effect, so that's why this reaction is known as neutralization reaction. Okay, okay, next property, इसको मिटा देना अब। रुको ना यार, क्या लग रहा था, दोनों क्लास चलेगा ना, मैथ्स और साइंस दोनों। लिखो 7 नंबर। देखो क्या होता है ना कि जब अगर मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, ओके, दोनों के साथ ही अगर एसिड तुम लोगे, दोनों के साथ ही, एसिड के साथ तुम मेटल ऑक्साइड ले लो या एसिड के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड ले लो, दोनों में से जो मन करे वो ले लो। इधर क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, इधर बनेगा भाई सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, यहां भी सॉल्ट एंड वाटर। ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, याद करना पड़ेगा बस, मेमोराइज, रट्टा मार दो एकदम स्ट्रक्चर को, ठीक है। और स्ट्रक्चर रट्टा मारोगे तो कुछ एग्जांपल्स भी ध्यान में रहना चाहिए। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, बाकी है कॉन्सेप्ट तो है ही, लर्न तो करते ही है। ओके, सो एसिड, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स, देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे तुम लोगों को एक बात पहले बता देते हैं कि ये एक्चुअली में, ये मेटल ऑक्साइड जानते हो क्या होता है, ये बेसिक होता है। जैसे मान लो कि तुम लोग याद करो कि मैग्नीशियम को बर्न किए थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना था, MgO, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो क्या ये मैग्नीशियम मेटल है क्या, तो ये मेटल ऑक्साइड, इसको तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलो, ये मेटल ऑक्साइड है। अब ये MgO को क्या करो, एक ग्लास पानी ले लो और इस राख को S बन गया ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, डाल दो, मतलब पानी लिए हैं, इसमें MgO ऐड कर दिए हैं, मतलब हम मेटल ऑक्साइड को ऐड किए हैं। अब ये मेटल ऑक्साइड का सॉल्यूशन बन गया, मेटल ऑक्साइड का सॉल्यूशन बन गया, तैयार हो गया, है कि नहीं, घोल दिए मेटल ऑक्साइड को। अब ये वाला जो मेटल ऑक्साइड है, हम दोनों पेपर लिए, ब्लू लिटमस पेपर भी और रेड लिटमस भी, ठीक है। तो क्या हुआ ना, जो ब्लू वाला था, जब ब्लू वाले पे डाले तो ये रेड में कन्वर्ट हो गया। अरे 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 अरे, तो ब्लू वाला रेड में कब कन्वर्ट होता है, जब इस पे बेस, सॉरी उल्टे बोल दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हम क्या किए ना, ये वाला सॉल्यूशन, जो मेटल ऑक्साइड वाला जो सॉल्यूशन था, हम डाले एक लिटमस पेपर पे, ब्लू रेड लिटमस पे डाले हैं, रेड लिटमस पे, तो रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो गया, रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न्स हो गया। तुम बोलेंगे अच्छा ये तो पक्का फिर बेसिक नेचर का है ना, तो कैसा वो शो कर रहा है, मेटल ऑक्साइड शो कर रहा है कि हमको पहचानो, हम कौन है, हम रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम बेस हैं, हम बेस हैं, ये बेस है, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का 2 एग्जांपल दे सकते हो, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, और ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड इज द पहचान ऑफ बेस, आइडेंटिटी, हाइड्रोक्साइड आ गया ना, बेस है वो, OH पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। H प्लस आयन,
एसिड का पहचान, आइडेंटिटी है वो। OH माइनस आइडेंटिटी है बेस का। तो ये तो देखते के साथ तुम जान रहे हो कि ये है तुम्हारा बेस, बट इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। बट इसका कैसे टेस्ट करते हैं कि ये बेस कैसे हो सकता है, तो बता दिए कि पहले मैग्नीशियम को बर्न करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, राख बन गया, राख को पानी में डाल दिए, राख पानी बन गया, है ना, सॉल्यूशन बोलते हैं। वो सॉल्यूशन को रेड वाला लिटमस पेपर पे जब ड्रॉप किए तो रेड वाला पोर्शन, इतना पोर्शन पे पानी डाले मतलब सॉल्यूशन डाले तो ये वाला पोर्शन ब्लू हो गया। हम समझ गए कि बेस है वो, मतलब बेस है ये, बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो ऊपर में यहां जगह जो छोड़े वहां स्टेटमेंट पर लिखेंगे, ठीक है ना। लिखो, एसिड्स रिएक्ट विथ acids react with metal oxides या फिर ब्रैकेट में लिखोगे एंड मेटल हाइड्रोक्साइड ऑल्सो ना, क्योंकि दोनों लिखे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी एंड मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, क्या फॉर्म किया बताओ तो जरा, टू फॉर्म यस सॉल्ट एंड वाटर। लिखवाएंगे डोंट वरी। एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। एग्जाम्पल कहाँ लिखा है रे? CuO ये है तुम्हारा कॉपर 2 ऑक्साइड, COPPER, कॉपर 2 ऑक्साइड है बाबू लोग, देख लो ध्यान से। और इसका कलर होता है ब्लैक। कैसा कलर होता है? हाँ ब्लैक होता है। जैसे ही CuO कॉपर 2 ऑक्साइड को हम लोग इस HCl के साथ हम लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे, बनेगा CuCl2। ये तुम्हारा सॉल्ट है, कॉपर क्लोराइड हो गया, CuCl, कॉपर क्लोराइड बनेगा। और साथ में अकॉर्डिंग टू द आवर स्ट्रक्चर H2O तो बनना तय बात है। और ये तुम्हारा हो जाता है ब्लैक से ब्लू कलर। ये CuCl2 जो होता है ना, ब्लू ग्रीन होता है दरअसल। ब्लू भी तुमको नजर आएगा हल्का हल्का ग्रीनिश, है ना, ग्रीन, दैट इज ब्लू ग्रीन, ठीक है। ये है तुम्हारा कॉपर 2 क्लोराइड, इसका नाम क्या है? कॉपर 2 क्लोराइड। और कलर क्या है? ब्लू ग्रीन। कलर बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। समझ में आ गया? नहीं, एक ही होता है। एग्जाम्पल लिख लो। कौन सा? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो, हम लिखवा रहे बाबू, काहे टेंशन ले रहा? इसको लिखो ना पहले, लिख ले, मिटा दे। नोट में लिखो, नोट में। तो तुम लोग अभी देखे कि मेटल ऑक्साइड और एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, तो वही बात लिखवा रहे। लिखो, द रिएक्शन बिटवीन एसिड and metal oxide to form salt and water. Salt and water is similar to the neutralization reaction। सिमिलर था कि नहीं? एक जैसा है ना?
इसीलिए इसीलिए लिख रहे कि ये तो अरे मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच में वो तो वैसा ही है जैसा एसिड प्लस बेस था, इसीलिए लिख रहे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसा ही है ये, सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, बिटवीन between neutralization reaction between an acid and a base लिखा हुआ है बाबू। टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और यही रीजन है कि सो इट इज ऑल्सो so it is also a kind of neutralization reaction। यहाँ तक हो गया ना। 8वां नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में तुम लोग जानते हो क्या? बोलो बोलो, सुना सुना लग रहा है। देखो, तुम लोग सुने हो कि एसिडिटी हो गया है हमको। एसिडिटी का मतलब ये होता है कि तुम्हारा स्टमक में थोड़ा सा पेन होना शुरू हो जाएगा, अपसेट लगेगा, अपसेट, अच्छा फील नहीं होगा। why it happens? Just because of excessive amount of excessive HCl formed in your stomach, that's why। बहुत ज़्यादा स्टमक के अंदर HCl फॉर्म हो जाता है, मतलब एसिडिक वो एरिया ज़्यादा हो जाता है, स्टमक वाला जो भी पोर्शन रहता है। और जब हमारा कोई भी चीज़, देखो कोई भी चीज़ एक्सेस हो जाता है वो खराब ही करता है, तो उसी तरीके से एक्सेस HCl फॉर्म हो गया तो अच्छा फील नहीं होगा, खराब हो गया। तो अब तुमको लगता नहीं है कि वो एसिडिक ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करना चाहिए, मतलब एसिडिक का जो इफेक्ट है उसको ख़त्म करना चाहिए, न्यूट्रल करना चाहिए। तो एसिड के इफेक्ट को कौन ख़त्म कर सकता है? तो तुमको क्या इनटेक करना चाहिए? बेस जाएगा स्टमक में, एसिड को बोलेगा हाय हाय, हेलो आई एम हेयर, और फिर वो बेस अपना काम शुरू करेगा। एसिडिक का जो इफेक्ट है वो पूरा एसिडिक वाला एरिया हो गया है स्टमक, उसको न्यूट्रल करेगा नहीं। तो वो हम जो इनटेक करते हैं वो होता है ENO, इनो, वो एक्चुअली में वही होता है, क्या बेस होता है वो, उसी को हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो। समझ में आया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ बेस, इज अ काइंड ऑफ बेस जो हम इनटेक करते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारा स्टमक एसिडिक हो गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो दुकान पे जाओगे, बोलोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दीजिए, तो मारेगा एक थप्पड़, बोले इनो नहीं बोल सकता है। समझे कि नहीं? तो वो भी लिखवा ही देते हैं। ओके, लिखो वो फर्स्ट नोट था, सेकेंड नोट लिखना है ना, नोट 2। हाँ,
the reaction between an acid and metal hydroxide and metal hydroxide is also a kind of neutralization reaction. ये भी तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखे थे ना, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड वाला, वही वाला लिखा हुआ है। तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड, तो ये न्यूट्रलाइजेशन ही तो हुआ एक तरह का। ये एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब यहां पे इसके एग्जाम्पल में मान लो तुम्हारे स्टमक में है ना HCl ज्यादा फॉर्म हो गया, ठीक है, तुम्हारे स्टमक में HCl ज्यादा फॉर्म हो गया, तुम इनटेक कर लिए, क्या इनटेक किए? बोलो। यही है तुम्हारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मेटल है, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट वाटर बनता है, तो तुमको नहीं लगता यहाँ पे MgCl2 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ये सॉल्ट हो गया, और वाटर बनेगा H2O। अब तुम्हारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर ये सॉल्ट है, सॉल्ट ना ही एसिड ना ही बेस, तुम्हारा पेट ठीक होगा, तुम ठीक हो गए, समझे कि नहीं? ने न्यूट्रल कर दिया। कौन न्यूट्रल किया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो व्हाई वी टेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? इनडाइजेशन हो जाता है, अनपच हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए लेते हैं। आया बात समझ में? चलो लिख लिए, लिखे, लिख रहा है। आज इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए ना? क्या नहीं लिखा है? दो दिन हुआ है अभी। बस लिख लो ये एसिड साहब, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव समझते हो? कोरोसिव मतलब खात्मा करना। मतलब कि किसी पे भी चीज गिर गया एसिड, वो चीज खत्म हो जाएगा, तो वो कोरोसिव कहलाता है। मतलब कि एसिड कोरोसिव कहलाता है, क्योंकि ये एसिड किसी चीज को खत्म कर दे रहा है। स्किन पे गिरा, स्किन बर्न, कोरोसिव नेचर का है। कपड़ा पे गिरा, कपड़ा खत्म, एसिड नेचर का है। खास करके तुम्हारा मिनरल एसिड तो ज़्यादा ही भयंकर होता है। अब ये मत समझना कि नींबू को और कपड़ा पे गिरा देंगे कपड़ा जल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तो हम लोग इनटेक कर सकते हैं ना, दे आर ऑर्गेनिक। वो वीक एसिड्स हैं, नेचुरल एसिड्स हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल से हम उसको सोर्स करते हैं, ठीक है। तो वो सारे ठीक एसिड्स हैं, बट मिनरल एसिड जो मैनमेड है वो तो डेंजरस होता है। सो 3 याद है ना, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और एक नाइट्रिक, ये तीनों बहुत डेंजरस होता है। ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है ये लोग। और साथ में एक और मिनरल है कार्बोनिक, बट ये बेचारा वीक होता है, जैसे कानी उंगली की जैसा, पिंकी फिंगर, है ना। इससे तुम ज़्यादा लटक पाओगे कहीं नहीं, पर ये दोनों से लटक सकते हो। तो ये फिंगर तो है बट कमज़ोर है। उसी तरीके से कार्बोनिक एसिड तो है, मिनरल एसिड तो है, बट वो कमज़ोर है, ठीक है ना।
तो इसका भी लिख लो, द मिनरल एसिड्स कॉज, लिखो लिखो, द मिनरल एसिड्स cause severe burns on the skin, burns on the skin, and attack and eat up materials like cloth, wood, metal structures, and stonework. So they are said to be corrosive. लिख लिए? तो ये देखो, लिखा हुआ है द मिनरल एसिड्स कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन, स्किन पे काफ़ी ज़्यादा बर्न हो जाएगा। और ये अटैक करता है किस चीज़ को, या फिर ईटअप का मतलब होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया, ईटअप का ये मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो गया वो मटेरियल, क्लोथ पे गिरा, क्लोथ खराब हो गया, ईटअप हो गया समझो। कौन किया? एसिड किया। तो एसिड क्लोथ पे नहीं गिरना चाहिए, वुड पे नहीं गिरना चाहिए, मेटल स्ट्रक्चर्स पे भी नहीं गिरना चाहिए। कोई मेटल, इससे ये पता चलता है कि हमें मेटल वाले कंटेनर में एसिड रखना भी नहीं चाहिए। एसिड रखोगे तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा और पता चलेगा घरों में अरे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। नहीं, तो नहीं रखना चाहिए। तो कहाँ रखना चाहिए फिर? ग्लास वाला होता है ना, कांच, उसमें रखना चाहिए हमें एसिड्स, ठीक है? वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, सेफली रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। लेक्चर 3 हमारा कल होगा, ठीक है? थैंक यू। कहाँ है रे रिमोट? कहाँ है मेरा रिमोट कंट्रोल? उड़ा दूंगा बम से।